तो वो बात मेरे दिल को लगी और मैंने उसी पे फोकस किया। एक मौका मिला था कि नीडी की मदद करने का। देखो पैसे वाले की और सिफारिश वाले की दुनिया मदद करती है। बीपीएल परिवार यदि है तो उसको हम 2 भैंस खिलवा के दे सकते थे मुफ्त में लोग की तरफ से। अच्छा जी, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि बताओ ये योजनाएं भी हैं, सरकार इस तरह से भी लोगों की मदद करती है। किसी भी गरीब माँ की कोख से कोई भी बुद्धिजीवी बच्चा पैदा हो सकता है, कोई खिलाड़ी पैदा हो सकता है। बिल्कुल। और नदी के बारे में बताइए जिसको आप जीवंत कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है नदी जीवंत करना, बहुत बड़ा काम। मैं नाता नाता एक बार डूब भी गया। अरे बाबा क्या हुआ था उस दिन? कहले धन्य हो बाबा का, योगी का। मेरे 25 लाख रुपए बच गए, 30 लाख। इसकी सिपाही की भर्ती के लिए 25 लाख रुपए देने। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में गांव-गांव खेल के मैदान और गांव-गांव लाइब्रेरी दूंगा। यमुना पे, यमुना नदी पे पुल, बड़ा पुल, बहुत बड़ा पुल बनेगा। फिर वही मैं कह रहा हूँ, फंडिंग कैसे आएगी इतनी? फंडिंग काम चल रहा है, उस पे 70-80% काम पूरा हो चुका है। क्या बात है भाई। जनता की एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करते हैं आप? बहुत मुश्किल काम है ये। जो जनता में इमेज यही वाली कि अधिकारी बहुत मेहनत कर रहा होगा, जनता में भी नेता की इमेज नहीं आती उसमें। मैं तो ये मानता हूँ आज हम इस ओहदे पे हैं तो हमारे माँ बाप के। दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब राजनीति है। कोई समय ना खाने का है, ना कोई समय आपका व्यक्तिगत है, ना परिवार के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय है। तो विधायक जी एक मंदिर बनवा रहे हैं आप, ठीक है, जिसका नींव रखने के लिए आदरणीय मोहन भागवत जी। तो अब हम रात में निकलते हैं, दिमाग में नहीं आता कि रात को निकलना गड़बड़ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं आता। ये दिया है योगी ने उत्तर प्रदेश को। नमस्कार, मेरा नाम सुशील, आप इक्वलेस देख रहे हैं। इक्वलेस में हमारे साथ आज विधायक जी हैं। विधायक जी मुकेश चौधरी जी हैं, जो नकुड़ विधानसभा सहारनपुर में आती है, वहाँ से आते हैं। ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। इनके पिताजी खेती करते थे और विधायक जी स्वयं भी खेती कर चुके हैं। नहर में नहाते थे, जैसे हम सब बचपन में अपने नहाते थे वैसे ये भी नहाते थे नहर में। और इनसे बात करके मुझे एक वो वाली फीलिंग आती है कि गाँव का बच्चा भी मेहनत करके विधायक बन सकता है। किसी राजनीतिक संरक्षण की उसे ज़रूरत नहीं है। अगर वो मेहनती है, उसको दिन रात काम करना आता है, तो वो विधायक बन सकता है। उसके अलावा हर पूरे क्षेत्र में, जब ये ब्लॉक प्रमुख थे तो इनके ब्लॉक को केंद्र से अवार्ड मिला था। सबसे स्वच्छतम ब्लॉक में से एक इनका ब्लॉक था। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं जो इनके विधानसभा में अभी स्कूलों की हालत, लाइब्रेरीज़ की हालत, स्वास्थ्य की हालत और जो पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की हालत, अगर इनकी विधानसभा की तुलना आप उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं से करेंगे तो आपको इनकी विधानसभा टॉप 10 में से एक जरूर नजर आएगी। आइए मिलते हैं मुकेश जी से और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरा सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि किसान के पुत्र से राजनीति का सफर दिमाग में कब आया कि मुझे राजनीति में घुसना चाहिए? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली कि हम किसान के घर में पैदा हुए। जी जी। हम 3 भाई हैं और हमारे पापा सरकारी नौकरी करते थे, अब रिटायर हो गए हैं, और खेती भी वही करते थे। 1994 की बात है, 93-94 की। हमारे पापा का, मैं उस समय 12वीं क्लास में था, हमारे पापा का स्थानांतरण एक सहारनपुर तहसील से देवन तहसील में कर दिया गया। उन्होंने उसे रुकवा लिया। 1-2 महीने बाद फिर हो गया। जब हो गया तो उन्होंने प्रयास किया, वो नहीं रुका। तो पापा बड़े परेशान थे, तो घर में उन्होंने बताया तो हम लोग भी परेशान थे, क्योंकि जहाँ हम लोग शहर में रहते थे वहाँ से हमारे गांव की दूरी 7-8 किलोमीटर थी। सहारनपुर से। हाँ जी जी। आराम से वो नौकरी भी कर लेते थे और खेती भी कर लेते थे। लेकिन अब वो ट्रांसफर 40 किलोमीटर दूर हो गया शहर से, तो खेती कैसे होगी, ये एक समस्या थी। तो ऐसे ही एक हमारे पापा के मित्र आए, और वो गांव भी मेरी ही विधानसभा में है, यशपाल जी उनका नाम है। जी जी। उनसे चर्चा होने लगी। वो कहने लगे कि मैं एक नेता को जानता हूँ, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, पूर्व विधायक हैं, मास्टर कोरपाल जी, वो ये काम करा देंगे। ये आपके सामने चर्चा हो रही है? हाँ। अच्छा। तो हमारे पापा और मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर विकेश, प्रोफेसर है वो। जी जी।
वो सुबह ही अगले दिन उनके साथ उनके ऑफिस में गए, कार्यालय में गए तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम रुकवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम डीएम से कह देंगे और आप आ जाना, मेरे साथ चलना, मैं कह दूँगा। अपने साथ ले जाके उन्होंने डीएम से ट्रांसफ़र रुकवा दिया। अरे जहाँ पे हमारा घर था, उनका जो गंगो उनकी निवास था, नकुड़ विधानसभा, उनकी विधानसभा का नाम भी नकुड़ था। अच्छा। तो उनका वीकली आना जाना हमारे घर के सामने से होता था। तो कभी वो आने लगे, कभी हम जाने लगे। और बड़े भाई जो हैं डॉक्टर साहब, वो बीएससी कर रहे थे उस समय, तो उनका एमसीए में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया। तो वहाँ चले गए। तो विधायक जी बोले कि मास्टर जी, जो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, कि बाबूजी, हमारे पिताजी से हमने तो एक लड़का जो है आपका अच्छा लगा था, वही अब चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है, वो अच्छी जगह जा रहा है और इसे दे दो छोटे वाले को। पिताजी बोले जी आपकी सेवा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पढ़ाई रह रही है, पढ़ लेगा, और ये भी आपकी एक दिन को जरूरत होती थी अपने काम के लिए, क्योंकि जब वो आते थे तो बहुत से लोग उनके पास जी 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 काम के लिए आते थे। तो धीरे धीरे मेरा आना जाना शुरू हो गया। फिर 1996 में 2 ही साल बाद उनका, मैं पढ़ ही रहा था, बीएससी में था, तो उनका समाजवादी पार्टी से टिकट कट गया। अच्छा। एक हमारे यहाँ नेता हुए बहुत बड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश में, रशीद मसूद। अच्छा। उन्होंने उनको निर्दलीय लड़ाया। मैं उस चुनाव में उनके, मात्र मेरी आयु 21 वर्ष थी, मैं उस चुनाव में उनके टोटल जो उनका प्रोग्राम था प्रत्येक दिन का, कितनी सभा करनी है, क्या करनी है, मैं ही देखता था सब। और सुबह से लेकर रात तक उनके साथ रहता था, 2-3 बजे तक। और फिर वो अपने वहाँ आते थे गंगो में, एक कमरे में वो सो जाते थे, एक में सो जाता था। सुबह फिर वो रूटीन था। तो 25 दिन लगातार, 30 दिन में गंगो रहा। और जब 16,000 वोटों से वो चुनाव हम लोग जीते जी, और जीतने के बाद उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया। अच्छा। डीएम को चिट्ठी लिखी कि मेरा प्रतिनिधि मुकेश चौधरी होगा। और प्रतिनिधि का मतलब जो जनता से मिलेंगे, मतलब अगर इनके विधायक जी अनुपस्थित हैं, विधायक जी अनुपस्थित है तो जी जी, तो आप अधिकारियों से मिलेंगे तो ये मिलेंगे, मेरी तरफ से। जी, अगर मैं नहीं आऊँगा तो ये आएंगे, जो ये कहेंगे वो मैं कह रहा हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी टाइप इसका का मतलब ये होता है। जी जी, हाँ। तो लगातार उस बीच उनकी फिर तबीयत खराब होगी, उनको बहुत ही पेट में दिक्कत होगी, बीमार हो गए, तो सारा वजन भार मेरे ऊपर आ गया। मैंने बड़ी मेहनत उस कालखंड में की। 21, 22, 23 साल का एक बालक ही होता है, लेकिन बहुत जल्दी कंधों पे जिम्मेदारी आ गई। इससे पहले जब मैं पढ़ता था तो तब भी राजनीति का शौक था, चुनाव लड़ाना कॉलेज में। हाँ। जी जी। 99 में उनकी डेथ हो गई, बहुत जल्दी ना, 3 साल ही। हाँ। मैंने उन्हें कहा जी, मैं एक DCDF होता है सहकारिता में, मुझे इसका चुनाव लड़ना है, अपने ब्लॉक का डायरेक्टर बनना है। उन्होंने कहा लड़ो। तो मैं लड़ा और पहली बार जब पर्चा भरा तो एक सामने जो लगातार उस सीट पे थे, वो कहने लगे मेरा अंतिम चुनाव है, मेरी उम्र बहुत है। बीच में लोग आगे कहने की इस बार पंडित थे वो, कि पंडित जी को बना दो। मैंने कहा पंडित जी बना दो, 3 साल बाद फिर आ जाएगा, कुंभ का मेला थोड़ा है। 3 साल बाद आया तो मैंने विधायक बनने से कुछ दिन पहले ही उसको छोड़ा उस पद को। अच्छा। लगातार मैं ही बनता आया उस पर। अच्छा। निर्विरोध। अच्छा। DCDF का डायरेक्टर बलिया ब्लॉक से। इस बीच जब मैं गुरुजी के साथ था और संघर्ष कर रहा था राजनीति में, लोगों की सेवा कर रहा था, तो मैं अपनी खेती भी बहुत अच्छे से करता था। मिल में रोज मैं खुद कहता था अपने पापा से कि मुझे जो है कोई एक काम तो मेरे हिस्से में भी रहना चाहिए। तो गन्ने के मिल में रोज मैं गन्ने की टाल लेके जाता था। अच्छा अच्छा। एक बार की घटना मेरे याद है, उनकी डेथ से 1-1.5 साल पहली बात है। मैं और हमारे गुरुजी मास्टर गोपाल जी, हम लोग, बाबू हुकम सिंह हमारे बहुत बड़े नेता हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश। जी 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 जी, बिल्कुल। उनसे मिलने मुजफ्फरनगर गए थे, वो मंत्री थे यूपी में, कुछ काम था। जब हम वापस आए तो मैंने कहा गुरुजी, ये जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो बड़ा टफ जॉब है ये, मेरी कहीं नौकरी भी लगवा दो। मैंने कहा ये बात, तो उन्होंने कहा कि मैं कल घर आऊँगा,
और बाबूजी से बात करूँगा। मैंने तुझे राजनीति में नौकरी करने के लिए नहीं लाया मैं तुझे नौकरी करने वालों को ऊपर बिठाना चाहता हूँ। ये शब्द उनके थे। जी जी। वो दिन आज मैंने मुड़ के नहीं देखा। वो आए, उन्होंने बाबूजी से बात की, कह लेंगे कुछ पैसे वैसे की दिक्कत है मुझे लगे से। तो बाबूजी ने कहा पैसे की तो कोई समस्या है नहीं। और मेरे पिताजी इतने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने तभी, मतलब 98 की बात है शायद ये, तभी मुझे घर का इंचार्ज बना दिया। अच्छा, हमारी तरफ भी होता है, मालिक बना देते हैं घर का। हाँ, कह लेंगे घर का इंचार्ज जो है पैसे दे लेगा, ये रहेगा। और मेरे दोनों भाई जॉब पे हैं, प्रोफेसर साहब भी और पटवारी जी भी, बड़े वाले जो सबसे बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, मतलब आप देख लीजिए, दोनों भाई तनख्वाह जो उनकी आती थी मेरी अलमारी में रख के चले जाते थे। मतलब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का और मेरे जो मित्र हैं, बहुत बड़ी मित्र मंडली है हमारी, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। फिर गुरु जी की डेथ होगी, डेथ होने के बाद उनका बेटा विधायक बना। हम दोनों, प्रदीप चौधरी नाम है उनका, सांसद भी रहे इस बार, चुनाव हार के कारण से। बहुत शरीफ आदमी है प्रदीप चौधरी। हम दोनों इकट्ठे रहने लगे। हम लोग रशीद मसूद की पार्टी में थे। अच्छा, मतलब मास्टर गोपाल जी जो थे वो रशीद मसूद की पार्टी में थे। उसमें चाहे लोकदल में रहे हो, चाहे समाजवादी में रहे हो। उसके बाद हमारी जो गांव का जो ब्लॉक पड़ता है बलियाखेड़ी, अच्छा, उससे मन हुआ मेरा कि ब्लॉक प्रमुख लड़नी है। इमरान मसूद अभी सांसद है सहारनपुर से। जी जी जी। वो, हम, प्रदीप भाई सब इकट्ठे रहते थे, एक पार्टी में थे, सब इकट्ठे थे। बिमला राकेश जी हमारी विधायक रही 6 बार, अरोड़ा विधानसभा, जिससे मायावती जी रही ना, उसी से बिमला राकेश जी हमारी बहुत ही सम्मानित विधायक रही। जी जी। तो मैंने इच्छा जाहिर की इमरान भाई के सामने और बिमला राकेश जी के सामने कि मुझे ब्लॉक प्रमुख लड़नी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बीडीसी बनो, देखते हैं, 2-3 लोग टिकट मांगने वाले हैं। टिकट भी हो गया और उनमें से जो एक टिकट मांगने वाला था वो बसपा में चला गया। वो हमारे सामने लड़ा, उसको 9 वोट मिली। 118 वोट थी, 9 वोट उसे मिली और बाकी हम लोगों ये को। कौन से साल की बात है? ये 2006 की बात है। 2006 की, ठीक है। तब मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो चुनाव होते थे ब्लॉक प्रमुखी वाले, उसमें वो बीटीसी खरीदने वाला नहीं चलता होगा हम श्योर। जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल नया ही चल रहा है गेम ब्लॉक प्रमुखी का। नहीं, खरीदना भी तो कुछ नहीं होता, लेकिन पार्टी की वोट मिलती है। नहीं, वो तो ठीक है, पर ये भी सुना नहीं है आपने? मैंने तो बहुत सुना है भाई कि मतलब हमने क्या तो पता। अभी मेरे ब्लॉक में आज भी एक ऐसी हमारी बहन सोनिया, जिसका पति सफाई कर्मचारी उसी ब्लॉक में है। अच्छा, आज वो ब्लॉक प्रमुख है। क्या बात, क्या बात। और मैंने उसे टिकट दिलवाया और मैंने उसे जिताया खड़े होकर। पर मैं एक आपकी पूरी इतनी वो जो चर्चा है, इसमें 2-3 चीज़ें निकल के आई हैं बाहर। एक तो ये है कि पहली चीज़ तो मैं आपकी कहानी सुन के मैं जेन्युइनली आपकी इज्जत और बढ़ गई है मेरी नज़रों में। उसके पीछे कारण ये है कि आप जेन्युइनली सेल्फ मेड पॉलिटिशियन हैं, ठीक है ना? आपकी पूरी इसमें स्टोरी ही यही है कि भाई मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत करी है। दूसरा ये है कि जो राजनीति में शुचिता है, जो ईमानदारी है, उसको भी आपने प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से आपने ब्लॉक प्रमुखी को चुनाव को जीता, ठीक है, भले ही कोई बसपा में चले गए, उसके बाद आपने ब्लॉक प्रमुखी में आपको गवर्नर से अवार्ड मिला। नहीं, मुझे भारत सरकार ने अवार्ड दिया। अच्छा, उस समय निर्मल ब्लॉक होते थे। अच्छा, मतलब स्वच्छता के मामले में जी जी जी, अवार्ड देती थी भारत सरकार। तो हमारे एक एसडीएम होते थे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विजय विश्वास पंत, आईएएस अधिकारी थे। उनको भी काम सीखने का शौक था और मैं भी नौजवान था, मेरे साथ 32-33 साल की उम्र होगी मेरी। तो हम लोग रोज क्षेत्र में जाते थे। अच्छा, दोनों। अच्छा, और हम, जैसे देखो, मोदी जी का विजन तो बहुत बड़ा है, तो राष्ट्रीय नेता है और जी जी जी, उनसे बड़ा नेता मैं नहीं मानता कोई आज तक देश में हुआ है। लेकिन हमने जब ये काम शुरू कर दिया था, झाड़ू मारने वाला, सफाई वाला, खुद से, हाँ खुद से, खुद ही। भाई वो भी नया लड़का था, जब भी भर्ती हुआ था, आईएएस बना था। दोस्ती हमारी आज भी है, तब भी थी। अच्छा अच्छा, तो उसी के उसमें मुझे जो है अवार्ड मिला था। और ऐसा नहीं, ब्लॉक प्रमुख रहते रहते फिर सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद जो मेरे विरोधी थे, उन्होंने मेरी शिकायत शासन में की। एक आईएएस अधिकारी, अपर
ग्राम्य विकास आयुक्त मेरी जांच करने आए, हीरालाल यादव थे वो, मुझे अच्छा। आज भी याद है। उन्होंने जांच की तो कुछ निकल नहीं पाया, क्योंकि जब मैं चुनाव जीता, एक जिलाधिकारी थी हमारी महिला, जब मैं उनसे मिलने गया पहली बार, उन्होंने मुझे कहा कि विधायक जी, वो प्रमुख साहब, जिले में 11 ब्लॉक है, 11 प्रमुख हर 5 साल में बनते हैं। आज भी मुझे उनके वो शब्द याद हैं, और 5 साल बाद खत्म हो जाते हैं, कोई उन्हें जानता नहीं है। यदि भगवान ने आपको संवैधानिक पद दिया है तो इसकी गरिमा बना के रखना, अपनी कुछ पहचान पैदा करना, जी जी। कुछ देश के लिए अच्छे काम करना, क्षेत्र के लिए अच्छे काम करना। उनके घर की बात है, कोठी पे गया था मिलने में, हमारी विधायक भी मेरे साथ थी, श्रीमती बिमला राकेश जी। अच्छा। तो वो बात मेरे दिल को लगी और मैंने उसी पे फोकस किया, और मैंने अथाह विकास उस ब्लॉक में किया। अलग अलग योजनाओं से गरीब लोगों की बहुत मदद की, बहुत मदद की मैंने। जी जी जी। एक मौका मिला था कि नीडी की मदद करने का। देखो, पैसे वाले की और सिफारिश वाले की दुनिया मदद करती है, जिसका दुनिया में कोई नहीं, जिसे कोई जानता नहीं है, जो बिल्कुल अंतिम छोर का व्यक्ति है, जो मजदूर है, वो आपके पास आए, उसकी मदद हो जाए, उसको सहायता मिल जाए सरकार से, उसका मकान की जरूरत है मकान मिल जाए, पेंशन की जरूरत है पेंशन मिल जाए, राशन कार्ड की जरूरत है राशन कार्ड मिल जाए, सड़क की जरूरत है सड़क मिल जाए, अनुदान की जरूरत है। उस समय एक SGRY योजना चलती थी भारत सरकार की, तो उसमें व्यक्तिगत लाभ देने की वो होती थी, कोई व्यक्तिगत लाभ दे सकते हैं हम। मान लो कोई गरीब आदमी है, उसको जरूरत है किसी व्यक्तिगत उस लाभ की, तो हम उसको BPL परिवार यदि है तो उसको हम 2 भैंस खिलवा के दे सकते थे मुफ्त में, लोग की तरफ से। अच्छा जी। तो मैंने लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए, मेरे याद नहीं कितना था, लगभग इससे ज़्यादा ही होगा, चेक के माध्यम से मैंने लाभार्थी को दिए, BPL परिवार को। उन्होंने भैंसें खरीदी उससे, उनका जो भैंस आदमी खरीद के लाता है, फ्री में भैंस मिल गई। फिर उन्होंने दूध बेच के अपने परिवार का पालन पोषण किया। फिर अगले साल शहर से मिलता हुआ क्षेत्र भी था वो, बलेखड़ी ब्लॉक हमारे सदर ब्लॉक है, तो मैंने अगले साल रिक्शा बांटी, जो रिक्शा होती ना, बहुत से लोगों को मैंने रिक्शा दी, रिक्शा से लोगों ने रोजगार किया अपना, और बड़ी संख्या में गरीबों का आशीर्वाद मेरे साथ बढ़ता चला गया। और जब जांच हुई तो जांच में कुछ मिला नहीं, रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ था नहीं। फिर सरकार ने वो लोकायुक्त को रेफर कर दी, तो लोकायुक्त से बड़ी जांच होती है, बड़ी एजेंसी है लोकायुक्त। लोकायुक्त में बड़े बड़े अधिकारियों की जांच होती है, ब्लॉक प्रमुख बहुत छोटा पद होता है उस हिसाब से। जब वो CC की जांच करने गए, उसका सैंपल लेते हैं, उसको भेजते हैं सैंपलिंग के लिए, तो जिस CC पे उन्होंने सैंपल लेने के लिए तोड़ने का प्रयास किया तो छड़ी टूट गई। उन्होंने कहा, यार तुम क्या किसके खिलाफ जांच करा रहे हो, तो काम इतना बढ़िया है। फिर वो एक गांव शेखपुरा पड़ता है, वहां नाले की जांच करने गए, तो उन्होंने नाले में से ईंट निकाल ली, तो 3 साल उस नाले के बने हो गई थी, जबरदस्त ईंट उसमें निकल के आई। फिर उन्होंने तालाब की जांच की, तालाब बढ़िया खुदे हुए सब मिले। फिर उन्होंने भैंसों की जांच की, भैंस मिली है नहीं मिली, कभी किसी ने पैसे लेके खा ली हो, खाली चैकी बटे हो। तो लोगों को घर भैंस भी मिली, और लोगों ने बताया कि हमने इतना दूध बेच के हमने अपने बच्चों को बढ़ाया, हम अपने बच्चों का, किसी ने कुछ बताया, हमने अपने बच्चों का जो है पालन पोषण इससे किया है। तो लोकायुक्त ने मुझे क्लीन चिट दी। मैंने फिर RTI डाली उसकी कि मेरी जांच में क्या हुआ, तो उन्होंने लिखा कि आपके ऊपर कोई दोष नहीं पाया। अच्छा। उससे मुझे बड़ा, मतलब वो फिर अखबार में छपाया मैंने, अखबार में आया तो उसका बड़ा पॉजिटिव मैसेज जनता में गया। तो जो मैसेज जिलाधिकारी ने कहा था, मैंने ब्लॉक के अंदर अथाह विकास किया। जनपद में लोग कहने लगे कि ब्लॉक प्रमुख पहली बार कोई काम करने वाला मिला है। क्या बात है। ऐसे ही सफर चलता रहा। ये जो आप बातें बता रहे हैं, यूजुअली ये कोई डिस्कस नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है, पॉडकास्ट में राष्ट्रीय मुद्दे बहुत डिस्कस होते हैं। ये जो मुद्दा है, जो जनता से जुड़ा बेसिक जो मुद्दा है कि भाई डायरेक्ट जनता की हेल्प कौन कर रहा है, इसलिए मैं आपसे सुनने में सिर्फ सुनने फोकस कर रहा हूँ कि भाई जेन्युइनली आपने कितने लोगों को भैंसें खरीदवाई। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि बताओ, ये योजनाएं भी हैं, सरकार इस तरह से भी लोगों को मदद करती है ना। वरना तो हम खाली बहुत सारे बड़े बड़े विधायक ऐसे आएंगे जो खाली बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि ये देश में ये हो रहा है, विदेशों में ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। जो ये मुद्दे आपने शुरू करे हैं, मुझे इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कॉन्वर्सेशन। तालाबों का आपने जिक्र किया था, ठीक है, तो जो जल और पर्यावरण,
इसका जो शिक्षा से जुड़ाव है और आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, इसके बारे में बताइए। खुद जब मैं ब्लॉक प्रमुख था जी जी। तो मैंने तालाब खुदवा के उसके चारों तरफ पेड़ लगवाए थे, तभी से मेरा इंटरेस्ट था। और आज मैं विधायक हूँ तो अब भी मैंने अपनी विधानसभा में काफ़ी संख्या में जो तालाब वर्षों से, चाहे वो गाँव के अंदर है, ज़्यादातर तालाब तो गाँव के अंदर, गाँव के बाहर तो बहुत ही कम तालाब है, उनको खुदवाया है। और पेड़ के मामले तो हमारे योगी जी दुनिया में सबसे आगे हैं, जी जी। उनसे ज़्यादा पेड़ लगाने वाला। इस बार हम लोगों ने इसी साल 35 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में लगाए हैं। क्या बात है। तो वो अभियान तो लगातार सरकार इसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है, तो मेरा इंटरेस्ट तो और ज़्यादा है उसमें। तो मैं अपनी विधानसभा में अभी जो है, मेरे यहाँ एक गांव है सजहापुर, वहाँ पे हमारे जिलाधिकारी ने कुछ ज़मीन खाली कराई है, उसमें काफ़ी पेड़ लग चुके हैं, वो हज़ारों बीघे ज़मीन है, और उसमें हम बड़े पार्क के रूप में स्थापित करेंगे उसको। अच्छा। और तालाब की खुदाई का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पानी संचय होगा, पानी इकट्ठा होगा, बरसात का वाटर लेवल ठीक रहेगा। तो पेड़ लगेंगे तो पेड़ का तो आनंद ही अलग है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ज़मीन का पानी रिचार्ज नहीं हो रहा, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, क्योंकि तालाब जो है सबने कब्जा कर लिए हैं लगातार, ठीक है। तो उसके चक्कर में ज़मीन का जब पानी रिचार्ज ही नहीं हो रहा, तो अब जैसे मुझे अभी भी यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं, इस बिल्डिंग पे 140 फीट पे पानी था, अभी वो पानी 200 के नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये लगातार, अब वही इसका मतलब ये भी हुआ कि जो रिचार्ज हो ही नहीं रहा है तो पानी और नीचे जा, रिचार्ज हो जाता तो 140 फीट बना रहता वो अपना। तो ये रिचार्ज नहीं हो रहा है, तालाबों को लगातार डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, उनकी जगह लोग अपने घर बना लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इस तरह के भी मुद्दे आते हैं आपके पास विधायक के रूप में कि भैया ये तालाब हमारे गांव में था लेकिन कब्जा कर लिया लोगों ने? बड़े मुद्दे, हर गांव का मुद्दा है ये। अच्छा। और पिछली सरकारों ने लगातार इस पे जो है मतलब ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार का पूर्ण इस पे ध्यान है। और गांव-गांव अभियान मिशन मोड में लेके मनरेगा एक योजना है हमारे यहाँ, उसके माध्यम से मतलब यदि जंगल में कोई तालाब है उसको खुदवाया गया है, गांव में कोई तालाब है तो उसको खुदवाया गया है। और मेरा खुद का इंटरेस्ट है। तो अब एक गांव है हमारे यहाँ ज्ञाना, वहाँ के चेयरमैन है, पावर ग्रिड के चेयरमैन है त्यागी जी। वो एक दिन गांव में आए अपने, तो मैं उनसे मिलने गया, बड़े अधिकारी है देश के अंदर। लेकिन जब मैं मिलने गया तो मैं अपना लिख के ले गया था, मेरा विजन विकास है। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं का गांव लिखा कि यहाँ पे आपके यहाँ तालाब है, इस तालाब का सौंदर्यीकरण, सड़क, लाइब्रेरी, क्षेत्र में एक मैं कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी, और कुछ बाईपास, कुछ सड़कें, सीसी, खेल के मैदान और स्कूल का कायाकल्प। मतलब 15-20-30 काम अपने पैड पे लिख के ले गया उनके नाम। पहले मैंने उनका स्वागत किया और फिर उनसे बातें की। फिर मैंने कहा चेयरमैन साहब, मेरा विकास का ये विजन है, ये काम यदि आप CSR फंड दे दें तो ये काम हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने तभी मेरे से लिया, अपने अधिकारी को दिया कि DM के माध्यम से भिजवाओ इनको। उन्होंने DM के माध्यम से भिजवाया, उन्होंने पास कर दिया सर। अभी भी और भी पाइपलाइन में है 8-10 करोड़ के काम। अच्छा। जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, उन स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। हालांकि योगी जी ने काफ़ी काम उन पर किया है, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर होता है। मेरे से पूर्व वाले का इंटरेस्ट नहीं था, मेरा पूरा इंटरेस्ट है। तो मैंने स्कूलों के कायाकल्प पे विशेष ध्यान दिया हुआ है, ताकि गरीब का बच्चा, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी हजारों वीडियो होगी, कि किसी भी गरीब माँ की कोख से कोई भी बुद्धिजीवी बच्चा पैदा हो सकता है, कोई खिलाड़ी पैदा हो सकता है। बिल्कुल। यदि उसको अवसर नहीं मिलेगा वो गांव की गलियों में दब जाएगा। उसको यदि अवसर मिल गया तो इस देश का नाम रोशन कर देगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर देगा, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर देगा। वो अवसर देने के लिए हम लोग हैं। जब स्कूल अच्छा होगा तो स्कूल का माहौल अच्छा होगा, टीचर अच्छे होंगे तो बच्चे बिल्कुल निश्चित तौर पर बाहर निकलेंगे। और मेरी विधानसभा में जितने भी अच्छे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, मैं उनको सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक अधिकारियों को बताता हूँ, मंत्री को बताता हूँ कि आपका प्राइमरी का टीचर इतना अच्छा है, फला नाम है उसका। जल संरक्षण पे इतना इंटरेस्ट क्यों है? और नदी के बारे में बताइए, जिसको आप जीवंत कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है नदी जीवंत करना, बहुत बड़ा काम है भाई साहब। देखो, जल संचय हमने अपना जीवन
जी लिया, 50 के हो गए, जब तक भगवान रखे। लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को देखे जाए, आने वाला समय पानी पे झगड़ा होगा, वो झगड़ा ना हो, वो विवाद ना हो, वाटर लेवल नीचे ना जाए। क्योंकि जब हम बचपन में, हमारा गांव जो है वो नहर के किनारे है। अच्छा। फिर बचपन की बात याद आ गई, तो मैं गांव में रहता था। मैं प्राइमरी की जो मेरी एजुकेशन है वो गांव की है। अच्छा। पहली से 5वीं तक टाटपट्टी पे बैठ के मैं पढ़ा हूँ। हम्म, वो घर से 100 मीटर पे नहर थी, मतलब हमारे घर से दिखती है, बड़ी नहर। हम्म, रोज उसमें हम नहाते थे, और उसमें इतना पानी था कि 12 महीने उसमें पानी रहता था। आज उसमें 3-4 महीने पहले पानी रहता है। लगातार घट रहा है ना। बिल्कुल। और हमारे गांव में पानी बिल्कुल ऐसे, मतलब 2-3 फीट खोद के पानी निकल जाता था। आज वो 40 फीट पे चला गया, 50 फीट पे चला गया है। और जब नहर में पानी होता है तो और नीचे चल जाता है वो। तो ये बहुत जरूरी काम है देश के लिए, इसलिए इस पर फोकस है। ऐसे ही जब मैं विधायक बना तो मेरे यहाँ एक मस्करा नदी है, उस पर जब खाली होती तो कब्जे हो ही जाते हैं। भाई जब खाली जगह पड़ी तो सिल्ट जमा होगी तो उसमें किसी ने पेड़ लगा दिया, किसी ने खेती कर ली। किसान मेरे पास आए, जी ये खुदाई होनी चाहिए इसकी, नहीं तो हमारी फसल तबाह हो जाती है, पानी आता ही आता है बरसात में। तो मैंने असेंबली में उसको उठाया। उसका फ़ायदा यह हुआ कि उसमें कमेटी बनी, CDO हमारे बहुत अच्छे हैं, सुमित महाजन जी, IAS अधिकारी है, उन्होंने लग के उसको सफाई कराई उसकी। तो इस बार काफ़ी उसका फ़ायदा हुआ है। तो बहने लग गई फिर से नदी? हाँ, क्या बात है। मैं आऊँगा वो दिन नदी देखने के लिए, आप मुझे प्लीज़ दिखवाइएगा, क्योंकि मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है कि किसी नदी को जीवंत किया गया हो। क्योंकि तालाबों को जीवंत किया जा सकता है, नदियों का बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी बात है ये। मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और नहर में एक बार मेरी याद है मैं नहाता नहाता एक बार डूब भी गया था। अरे बाप रे, क्या हुआ था उस दिन? छोटा था मैं तो बच्चे शैतान तो होते ही है, शैतान हम भी थे। जो इतना शैतान होता है उतना आगे जाता है लाइफ में। तो हमारी जो माँ थी, नानी माँ, जी जी। हम नानी के पास रहते थे। तो दोपहर में वो, भाई सब लोग सोते दोपहर में, गर्मी जब होती है जून जुलाई की, मई जून की, अप्रैल मई जून की। तो जैसी माँ सोती थी तो हम धीरे से उठते थे और सीधे नहर में। तो एक सवाल और भी है, कपड़े पहनने को पाते थे नहीं पाए कि बिना कपड़े कूदते थे? उस समय कपड़े कहाँ होते थे क्योंकि हमने भी कराया, इतने छोटे होते थे। हाँ। तो मैं कूद गया, तो वहाँ पानी ज़्यादा था, कुंड ज़्यादा था। मैं नीचे चला गया, तो मेरा हाथ, मैंने ऐसे हाथ बाहर निकाला होगा, तो एक राजवीर है हमारे पड़ोसी, मामा लगते हैं हमारे, उन्होंने दिखाया तो डूब गया, तो उन्होंने मुझे निकाला, फिर घर लाए वो। तो वो बात भी आपने याद दिला दिया आज। अच्छा, पिताजी के हाथों पिटाई हुई है, दी हुई है आपकी? हाँ, बहुत पिटाई हुई एक बार। इतनी पिटाई हुई। हाँ, मेरे दोनों भाई शहर पढ़े हैं, मैं भी शहर पढ़ता था। जी जी। UKG में होऊंगा मैं, 3-4 साल का होऊंगा। तो पापा ने मुझे बहुत मारा। कोई बात होगी, मैंने शैतानी की होगी। तो हमारा एक घर पे जो काम करता था खेत का, जो रोज मिल में गन्ने लेके आता था, झोटा बुग्गी से, तो हमारे घर के सामने मिल था। अच्छा, हम लोग जाते हैं, उधर जाते हैं, कोटद्वार जाते हैं, तो रास्ते में सहारनपुर पड़ता है, तो वो एक मिल भी है बहुत बड़ी। सही कह रहे हैं, पता नहीं वही वाली है कि कौन सी? वो नहीं है, रघबीरा उसका नाम था। अभी उसकी डेथ हुई 7-8 दिन पहले। अच्छा, अरे रे। तो वो घर आया तो देखा कि सब सूझ रहा था, बिल्कुल लाल हो रहा था चेहरा, अच्छे वाली हुई थी। मम्मी ने मुझे बताया ये बात। तो उसने मुझे उठाया और जो बुग्गी पे बिठाया और गाँव में लेता गया। अच्छा, कह ले, हम नहीं पढ़ाते तुम्हारे पास। और गाँव में जाके हमारी माँ से कहा, जो हमारी नानी थी, कि जैसे मारा इसको और ये यहीं रहेगा। पर इसमें आपके पिताजी की कितनी बड़ी पॉजिटिवनेस है कि उन्होंने उसको तक इतना अधिकार दिया था कि तू मेरे बेटे को उठा के, आपको पता है ना, अगर वो उनसे डरता, अगर वो उसे डरा के रखते तो कभी नहीं करता वो ये काम। ये सच्चा स्नेह था, प्रेम था, जो उसने ऐसा किया कि भाई बाप के पास भी नहीं रखना, लेके जा रहा हूँ मैं इसको,
है ना। और वो पूरा परिवार हमारे बहुत मतलब हमारी बहुत मदद करता था, दलित परिवार था। जी जी जी। उसके मम्मी पापा, उसके सारे भाई, बहुत ही मतलब सारा काम वही देखते थे क्योंकि पापा जॉब पे भी थे, तो कोई ना कोई काम खेत में करने वाला परमानेंट आदमी चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं गांव में पढ़ता था और अपना 5वीं तक जैसे गांव में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़े होंगे हम भी। माँ कभी कभी बताती थी कि मैं फिर छोड़ के आती थी तो पिछले दरवाजे से निकल के मेरे से पहले गया था ऐसा भी कई बार हुआ। फिर जब 5वीं पूरी होगी, वहाँ 5वीं के बाद गाँव में स्कूल नहीं था, फिर मैं मम्मी के पास आ गया। तो मम्मी को हम लोग बोबो कहते घर पे। अच्छा अच्छा। तो शहर आ गया, तो फिर वहाँ मैंने घर के सामने एक जूनियर स्कूल था, उसमें दाखिला लिया, भी रह के पढ़े। लेकिन हम हर सैटरडे को गाँव जाते थे, और हमारे गांव में जाने का जो साधन था ना, उस समय बस तो नहीं थी। हमारे पास एक स्कूटर था पापा के पास, भाई वाहन भी इतने नहीं थे। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग घोड़ा बुग्गी होती है, लेकिन सड़क भी पक्की नहीं थी उस समय, ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। हाँ हाँ। तो तब से ही जो है मतलब बचपन से ही हम लोग मिट्टी में, खेत में, गांव में, हम लोग तो जमीन से उठ के यहाँ तक आए हैं। भगवान की कृपा है, परिवार की साथ है, साथियों का साथ है। लाइब्रेरीज का क्या था, मतलब आपने जैसे लाइब्रेरीज बनवाई हैं बहुत सारी, तो लाइब्रेरीज के प्रति इतना स्नेह क्यों है आपको? मैं ना ये सोचता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आदमी बहुत ही ये मान लो कि पीसफुल तरीके से आराम से बैठ के तैयारी कर सकता है, पढ़ सकता है। उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है। अभी आप घर पे बैठने पढ़ने बैठ जाओ तो दिमाग आपका डाइवर्ट रहेगा कि पापा आए नहीं आए, मम्मी क्या कर रही क्या कर रही। कोई भी आएगा धीरे से फिर खड़ा हो लेगा, कोई बेच रहा मम्मी आवाज दे देगी, ओ भाई तू ये सामान पकड़ा दे, तू मेरा फोन उठा दे। सही बात है। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, लाइब्रेरी में नहीं रहता है। हर बच्चा लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब आदमी भाई वो कस्बे में जाए, देखो शहर में रहना और कस्बे के पास के गांव में रहना बड़ा अंतर है। और मजदूर परिवार का बच्चा तो नहीं कर सकता उसको, यदि उसके गांव में लाइब्रेरी होगी। क्योंकि यूपी में 2017 से पहले तो सरकारों में पैसे से नौकरी लगती थी या सिफारिश वाले की नौकरी लगती थी। आज तो बाबा का राज है, बिना पर्ची और बिना खर्चे की नौकरी लगती है। एक हमारा मित्र है अनिल, बुल्ले वाला गांव मेरी विधानसभा में, उसका बेटा तैयारी कर रहा था पुलिस की। उसने पैसे देने के लिए, रिश्वत देने के लिए पैसे जोड़े हुए थे 25 लाख रुपए। अच्छा जी। ये 2017-18 की बात है, 17 की पहली भर्ती हुई योगी जी के राज में। तो उसका नंबर आ गया, फिजिकल हुआ और रिटन हुआ, नंबर आ गया, वो भर्ती हो गया। तो वो तो अचंभित हो गया, बिना पैसे के मेल लौटने का नंबर आ गया। भाई साहब आप आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने इतनी बढ़िया कोठी गांव में बनाई 25 लाख रुपए लगा के बच्चों के लिए। और मुझे बताइए बात उसने। अच्छा। कहले धन्य हो बाबा का, योगी का, मेरे 25 लाख रुपए बच के 30 लाख रुपए। नहीं तो पुलिस की सिपाही की भर्ती के लिए 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, खुलेआम बिक्री होती थी नौकरी। अच्छा, 2022 के जब चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि मैंने मेरे मित्र जो लखनऊ में अधिकारी हैं, ठीक है, सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, उन्होंने कहा यार मुश्किल है इस बार, और मैंने कहा था 240 से कम नहीं आएगा सीटें बाबा की। तो कह रहे थे तुमको कैसे लगता है? हमने कहा भैया हम गाँव से लोगों से बात करते हैं, हमको मालूम है क्या चल रहा है, तुम अधिकारी हो, तुम ऊपर ऊपर हो गए हो, तुम्हारी समस्या यही है कि तुम बड़े अधिकारी बन गए हो, तुम ऊपर रहते हो खाली, तुम्हें नहीं दिखता गाँव में क्या चल रहा है। और वही हुआ 2022 में जब मुझे टिकट हुआ, पार्टी ने टिकट दिया, मैं तो दूसरी सीट पे टिकट मांग रहा था, सहारनपुर देहात पे। अच्छा। वहीं से मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, जिला पंचायत भी रहा हूँ, मैं मेंबर सदस्य रहा हूँ जिला पंचायत का। उसी सीट से था मैं, जहाँ से ब्लॉक प्रमुख था, वहीं से जिला पंचायत था, और लगातार मैं उसी पे काम कर रहा था। हमारे एक पूर्व मंत्री जी रहे हैं धर्म सिंह सैनी जी, वो भारतीय जनता पार्टी में पिछली सरकार में योगी वन में मंत्री थे, आयुष मंत्री। वो भागे पार्टी छोड़ के, अच्छा, समाजवादी में 2022 में। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। अच्छा। तो मुझे पार्टी के हाईकमान की तरफ से लखनऊ से फोन आया कि आप नकुड़ जीत जाओगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल जीत जाऊंगा। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं मोहित जी भाई साहब, उनका फोन आया कि बंसल जी भाई साहब आपसे बात करेंगे। सुन बंसल जी हमारे राष्ट्रीय, वो अभी तो राष्ट्रीय महामंत्री है, उस समय हमारे संगठन महामंत्री थे यूपी के। अच्छा। तो थोड़ी देर बाद भाई साहब का फोन आया, उसी फोन से उन्होंने मुझे पूछा कि तुम नकुड़ जीत जाओगे? मैं जीत जाऊंगा। कहले देख लो। मैं जी बिल्कुल जीत जाऊंगा मैं, ये तो उससे बहुत अच्छी सीट है। ऐसे मुझे टिकट हुआ फोन पे।
मैं सच बताऊं, मैंने मिठाई भी चुनाव जीतने के बाद खिलाई, अच्छा टिकट की भी। तो जब मुझे टिकट हुआ तो मुझे मात्र 22 दिन मिले। अच्छा, विजन मेरा क्लियर था, और आप उसके पहले मेहनत उधर किसी और विधानसभा किसी और क्षेत्र सीट में पे कर कर रहा था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने चुनाव का पर्चा भरने के बाद जब मेरे से पूछा गया कि आपका एजेंडा क्या है विधानसभा के लिए, पार्टी का क्या एजेंडा है, मैनिफेस्टो जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो है ही मेरा। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में गांव गांव खेल के मैदान और गांव गांव लाइब्रेरी दूंगा, और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेडियम यूपी में मैं लाया अपने विधानसभा में, अच्छा, बन के तैयार हो गया, अभी जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। लाइब्रेरी पे काम चल रहा है, और जहां भी हमें जगह मिल पा रही है, क्योंकि उसके लिए खेल के मैदान के, छोटे खेल के मैदान के लिए जगह चाहिए गांव की, जिस भी गांव में जगह मिल पा रही वही हम बना दे रहे हैं। और मैंने इस वर्ष की पूरी 5 करोड़ की निधि से काम के लिए रोकी हुई है कि मैं खेल के मैदान दबा के बनाऊंगा। जहां जगह नहीं वहां मजबूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जगह जो है लोग या तो भाई पुराने किसी के कब्जे हैं, किसी का कुछ है। एक बात और बताइए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बीच में सर्वेज होते हैं जहाँ पे विधायक अपनी निधि के पैसे ही नहीं खर्च करते, 5 साल रहते हैं और निधि के पैसे वैसे ही पड़े हुए हैं, खर्च ही नहीं हुए। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, क्यों होता होगा ऐसे कि वो पैसे नहीं खर्च कर पाते अपनी निधि के? अब बहुत से लोगों का तो विजन क्लियर नहीं होता ना कि उन्हें खर्च किस काम पे करना है, नीड किस जो चीज के क्षेत्र में है। सत्ता भी भोगनी है 5 साल विधायक जी बन के भी रहना है जबकि आदमी को गांव में जाके उस गांव की समस्या लिखनी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, बताओ जी आपके गांव की क्या समस्या है। एक समस्या बताएंगे नहीं वो 1 2 3 4 5 10 मांग दे देंगे, तुरंत मांग पत्र दे देंगे, लिख के लेना चाहिए, मैं लिख के लेता हूँ। अच्छा, फिर पूछना चाहिए बताओ इसमें सबसे जरूरी कौन सा काम है जिस पे पूरा गांव सहमत हो ये जरूरी काम है, उसे कर देना चाहिए। ऐसे ही मैं जब अपने क्षेत्र में गया वोट मांगने के लिए, तो एक हमारा यमुना नदी पड़ती है मेन, जो आप दिल्ली आ रही है, बिल्कुल, हाँ। उस नदी के उस पार हरियाणा की तरफ भी मेरे गांव है। अच्छा, मैं वहां गया, वो क्षेत्र भी आपके अंडर हाँ। आता है? अच्छा, नंबर 1 बूथ वही है, अच्छा विधानसभा का नंबर 1 बूथ वही है। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमारी तो एक ही बात है, एक ही मांग है। मुझे बताओ, पहला गांव है वो जिसने एक ही मांग रखी, कह लेंगे हमारा पुल बनवा दो। अच्छा, मैंने कहा मैं जीतूंगा तो पुल बनवाऊंगा, यमुना पे, यमुना नदी पे पुल, बड़ा पुल, बहुत बड़ा पुल बनेगा। फिर वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। तो फंडिंग कैसे आएगी इतनी? फंडिंग काम चल रहा है उस पर, 70-80% काम पूरा हो चुका अरे है। क्या बात है भाई, ये तो बहुत बड़ा काम है, छोटा हाँ। काम थोड़े है ये पुल बनवाना है यमुना पे। 50 करोड़ रुपए का पुल बनाओ, और 85 ही करोड़ उसकी सड़क के लिए आए। अब अच्छा, 100 करोड़ रुपए का काम। तो मैंने कहा कि देखो तुमने बहुत विधायक देख लिए, उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए, हालांकि वो बड़े नेता रहे हैं सब। अगर जी वो आए थे वहां पे, एक बार तो नरेंद्र तिवारी जी हमारे सीएम थे यूपी के, वो आए थे उस पुल के लिए, और घोषणा की गई थी कि पुल अब शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी आए और घोषणा करके चले गए, वो घोषणा फेल हो गई थी 84 की बात है वो। माँ भगवती का ऐसा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर जी जी कि मैं पहले दिन योगी जी से मिलने गया, तो मैंने सोचा तू बड़े काम लेके चल। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना तो भाई हमारे सीएम भी है और एक महात्मा भी है, वो योगी है। हाँ। तो मैंने एक अपने लेटर पैड पे ये पुल की बातें लिखी, और मैं पहुंच गया, मैंने चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया, और मैंने कहा जी ये मैंने वादा किया है। पहले दिन पास हो गया था। क्या बात, उनका आशीर्वाद मुझे तो मिला। आपने अभी शुरू करा ना पुल की बात की, उन्होंने उनकी डिमांड ही पुल थी। मैंने बोला मेरे मन में आया कि पुल कहाँ बनवाएंगे तो पुल बहुत बड़ा काम होगा लेकिन बहुत बड़ी बात है भाई, आपने करवा दिया। 3 पुलों पे काम चल रहा है अच्छा, विधानसभा के अंदर। अच्छा, 140 70 का एक, 99 का एक है, 100 का ये हो गया, और 9 का एक है। तो यमुना पे ही क्या और भी नदियों पे है? नहीं, एक यमुना पे है जी, एक रेलवे का है, और एक वो जो मस्करा नदी उस पे है। अच्छा, वो पिछले बार साल बाढ़ आई तो कट गई थी वो। अच्छा, अच्छा, वो भी बड़ी वो है कि वो आज से 10 साल पहले भी कट गई थी वो। हाँ, जब कट गई तो वो रास्ता बंद हो जाता है, हाँ, और वो चिलकाना हमारा कस्बा लगता है, बच्चे भी 15-20 किलोमीटर घूम के आते हैं स्कूल में। अच्छा, वो 3 महीने तक, 10 साल पहले जब कटा हुआ तो 3 महीने तक रास्ता नहीं बना। तो जब वो इस बार कटा, पिछली बार,
तो मुझे क्षेत्र के लोगों ने कहा जी पिछली बार धरना देना पड़ा था, यहाँ एक बिना धरना चला, तब जाके सरकार ने रास्ता बनाया, ये ऐसे ना हो जा। मैंने कहा ऐसा नहीं होने का। तो मैं तभी जब वो कटा, बड़ा पानी आया और बड़ा नुकसान हुआ क्षेत्र में, तो योगी जी का जिलाधिकारी का मेरे फोन आया, गत वर्ष की बात है, बरसात की, कि सीएम साहब आएंगे कल, और विधायक जी वो जो है बाढ़ राहत सामग्री जो किट होती है वो बांटेंगे यहाँ शहर में। शहर में भी हमारे यहाँ एक वो है ढमोला नदी है, उस पर बाढ़ आ जाती है, उसके आसपास के क्षेत्र में पानी भर जाता है। अधिकारियों को वही जानकारी उनको दी होगी। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है भाई। मैंने तुरंत फ़ोन मिलाया लखनऊ, मैंने कहा मुझे बात करनी है। तो उधर से फ़ोन आया फिर महाराज जी का। मैंने कहा महाराज जी आप आ रहे हो तो मेरी विधानसभा में तो पुल रास्ता भी कट गया, जमीन भी जो है नदी में गिर गई, फसलें बह गई, बड़ा नुकसान हुआ है। आप आ रहे हो तो मेरी असली बाढ़ तो मेरे यहाँ आई है, आप मेरे यहाँ आओ। कहने कहाँ आना है? मैं चिलकाना। ठीक है। तो तुरंत उधर से एक अधिकारी का फोन डीएम पे आया। दिनेश सिंह हमारे यहाँ डीएम थे। 9 बजे थे रात के लगभग। तो दिनेश सिंह का फोन आया, कहने विधायक जी कहाँ हूँ? घर। कहने जल्दी आ जाओ आप, मैं कलेक्ट्रेट बैठा हूँ। मैं गया, कहने यहाँ चिलकाना उतरेंगे वो। और कहाँ उतारोगे बताओ? मगर चलो, मैं वो एसएसपी एडीएम सब प्रशासन, रात को हम लोग 10 बजे चिलकाना गए। वहाँ मंडी समिति की जगह है, वो हमने देखा। वो कहने लगा हाई टेंशन तार है यहाँ, बिजली वाले यार वो जो एनओसी देते हैं अधिकारी पीओडी के, कहने ये नहीं हो पाएगा, हेलीकॉप्टर पेड़ लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने, मैंने कहा कि डीएम साहब ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, मैं अगर चलाऊँ हेलीकॉप्टर तो मैं 2 तार दूंगा पर यहाँ। तो जिलाधिकारी में बहुत दमदार था, जौनपुर में जिलाधिकारी है। अच्छा। मुझे तभी SMS किया, वह व्हाट्सएप किया संजय प्रसाद जी को, जो हमारे प्रमुख सचिव गृह भी है, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री है, कि सर ये स्थिति है, ये फोटो है, पीओडी वाले एनओसी नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर्याप्त जगह है, हेलीकॉप्टर उतर सकता है। तो रात को ही होगा, आएंगे उतरेंगे नहीं उतरेंगे पक्का नहीं है। सुबह फिर संजय प्रसाद जी की मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं उतरेंगे। 8 बज गए थे सुबह इस बात पे। तो 8 जब बज गए, 11 बजे सीएम साहब को आना है। तो मैंने फिर सबको कहा, अपने जो अपने साथी लोग हैं जो काम देखते हैं पूरा, मैं भाई फ़ोन घुमाओ, जब सीएम साहब आ रहे 5-4 हज़ार आदमी तो होगा ऑब्वियसली। तो आसपास से गांव से लोग ट्राली भर के 3 घंटे की तैयारी में 5-7 हज़ार आदमी वहाँ आ गए। सीएम साहब वहीं पहले ही उतरे, और जो राहत सामग्री बांटते हैं मुख्यमंत्री, जिनके नुकसान हुआ था उनको राहत सामग्री बांटी उन्होंने, और वहाँ से हेलीकॉप्टर उठ के फिर सहारनपुर आए, पुलिस लाइन उतरे आके। तो ये पुल, ये लाइब्रेरी, ये खेल के मैदान, ये मेरा विजन था। मैंने बताया आपको, जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो मुझे जिलाधिकारी ने कहा कि बहुत लोग प्रमुख बनते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता है। तो मैंने प्रयास किया, ब्लॉक प्रमुख रहते हुए भी अथाह काम किया, उसकी पहचान बनाई। लोकायुक्त जांच में मैं क्लीन चिट आया, प्रशासनिक जांच में क्लीन चिट आया, और जब भगवान ने मुझे, माँ भगवती ने मौका दिया विधायक के रूप में, तो विधायक के रूम में भी मैं अथाह काम, सबसे बड़ा काम तो मैं 18 घंटे में क्षेत्र में रहता हूँ। अच्छा। हर के सुख और दुख में शामिल होता हूँ मैं, वो मेरा भाई, बड़े भाई है प्रोफेसर साहब, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यदि कोई मुझे 4 आदमी को फंक्शन में बुलाता है मैं उसमें चल जाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, ये जनता की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कई बार नहीं होता कि भाई नहीं गए आप, बच्चे का जन्मदिन था नहीं गए आप, लोग नाराज हो जाते हैं, है ना? कई बार हो जाता है, भाई मैं बहुत बिजी हूँ, सब लोग बिजी हो, आप भी बिजी हो। वो व्यक्ति जो खुद अपने बड़े भाई के बेटे के जन्मदिन में खुद नहीं पहुंच पा रहा है, वो विधायक से नाराज हो जाता है कि मेरे बेटे के जन्मदिन नहीं आए, है ना? जनता की एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करते हैं आप? बहुत मुश्किल काम है ये। मैं आपको बता दूं, ऐसा पिछले 3.5 साल में मेरे फादर बीच में बहुत बीमार हुए लास्ट ईयर। वो एडमिट थे देहरादून, 15 दिन सीनियर जी हॉस्पिटल में रहे। वो 15 दिन नहीं हम लोग जा पाए किसी शादी में, शादियों का सीजन था, ना किसी 13वीं में जा पाए। मेरा हाउस था, वो भैया उनके पास थे। नहीं तो 3.5 वर्षों में हमने एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम
फंक्शन में शामिल ना हो रहे हो। मैं अगर बाहर हूँ तो सब में भैया जाते हैं। भाई टाइम एक ही होता है हमारे यहाँ, सही बात है। लेकिन हम एक जगह हो लिए फिर दूसरी तीसरी 4-5 घंटे में 6 घंटे में सब निपट जाता है। 5 दिन पूरा दिन भी लग जाता है, रात भी हो जाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होती है एक दिन, एक समय वो भी आता है जब शादियों का पीक होता है, 50-50 शादी एक दिन में होती है, जी। तो उस दिन हम सब निकल जाते हैं मेरे घर के। अच्छा। मतलब ये मान के चलो बेटा भी लगता है उस दिन, हम्म। कुछ जगह पत्नी भी जाती है, हाँ हाँ। भैया तो जाती है, तो बिल्कुल सारा काम वही देखते हैं, मेरे बाद तो सब कुछ वही देखते हैं। पापा भी चल जाते हैं। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि एक हमने वादे यही किए थे, आपके सुख दुख में शामिल रहेंगे हम लोग। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए हम 24 घंटे उपलब्ध है। आज भी मैं किसी बेटी को फीस में कोई दिक्कत है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके खेल के लिए मैं तत्पर हूँ। जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं उनकी कोचिंग के लिए तत्पर हूँ। लाइब्रेरी में बनवा रहा हूँ। जो हमने वादे किए थे उस पर हम लगातार अपना आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे एक बात और बताइए, जैसे बाढ़ वाड़ आती है कहीं भी, है ना, जो प्राकृतिक आपदा होती है, तो जो नॉर्मल हम लोग, हमको लगता है कि अधिकारी बिजी होगा, विधायक कितना बिजी होता है उस टाइम पे? जो जनता में इमेज यही वाली कि अधिकारी बहुत मेहनत कर रहा होगा, जनता में भी नेता की इमेज नहीं आती उसमें। हैं। पता नहीं, मैं तो जब बाढ़ आई मेरे यहाँ पानी आया तो मैं तो पानी में कूद गया था। अच्छा। कुछ गांव में पानी भर गया तो मैं ट्रैक्टर पे गया पानी के अंदर से। कुछ जगह बोट में गए हम लोग, इतना पानी था। और लगातार मैं क्षेत्र में रहा। और कोई टाइमिंग नहीं है ना आपके जॉब की, लाइक 1 नहीं, बजे रात को फोन आ गया, टाइमिंग कोई नहीं है। 12 बजे आ गया, नहीं, टाइमिंग कभी कोई भी? नहीं है। हाँ। मैं मैक्सिमम 5-5:30 उठ जाता हूँ और रात के 12 बजे सोता हूँ रोज? रोज। मैं सुबह के 2-3 घंटे अपने हैं, उनमें भी कुछ फ़ोन लेने पड़ जाते हैं। इमरजेंसी फ़ोन तो होते ही है। भाई सुबह घूमना है, एक्सरसाइज करनी है, नाश्ता है, नहाना है, सही पूजा है। हाँ हाँ हाँ। पूजा का टाइम अपना है, जी भगवान जी से प्रार्थना करनी है, जी अच्छे जी। काम हमसे हो। पिताजी की सेहत कैसी है अभी? पिताजी मम्मी की सेहत दोनों की दवाई पे है, अच्छा। दवाई चलती रहती है। हम्म। लेकिन हमारी माँ आज भी जब हम निकलते तो हमें यही कहती कि बेटा किसी का बुरा मत करके ना, अच्छा करके आना। प्रत्येक दिन हमें कहती है वो। मैं तो ये मानता हूँ कि आज हम इस ओहदे पे हैं तो हमारे माँ बाप की वजह से। नहीं नहीं, किसान किसान हमेशा जो है, मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि जो जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो हमेशा बच्चों को शिक्षा अच्छी देता है। अगर उसने ओवर पढ़ाई नहीं कर ली है, मुझे ऐसा कई बार, तो मेरे व्यक्तिगत मानना है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये सच है या गलत है, कि ज़्यादा जब आपको ज़्यादा कॉलेजेस में ज़्यादा शिक्षा मिल जाती है ना, तो आप ग्रूम हो जाते हैं। फिर आप जनता के सुख दुख को समझने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और जो लोग ज़मीन से जुड़े हैं, जो खेती किसानी कर रहे हैं, भले पढ़ाई भी कर रहे हैं पर खेती किसानी कर रहे हैं, वो उनको जनता की नब्ज़ थोड़ी सी ज़्यादा पता होती है किसी सिर्फ पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति की तुलना में। जो नकड़ विधानसभा है आपकी, नकुड़ विधानसभा, उसका भविष्य कैसे देखते हैं आप? स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा। आपने स्वास्थ्य की बात की। हमारे यहाँ डेंगू बहुत होता था। अच्छा। बहुत भयंकर। जब मैं विधायक बना तो इस मौसम में होता है वो। जी जी। हमने उसके लिए कमर कसी। हमारे यहाँ ना योगी जी ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया यूपी में। नहीं तो हेल्थ पे क्या होता था, लूट होती थी यूपी में। योगी जी ने अभी हर 10 गांव पे एक CSO सेंटर खोला है। वो लगभग 58 प्रकार की दवाई उस डॉक्टर के पास है। वो लैपटॉप है। यदि कोई गंभीर पेशेंट है वो जिले के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको दवाई दे सकता है, उसको वहाँ रेफर भी कर सकता है। तो मैंने 2022 में ही बनते ही साल CMO से बात की कि भैया बरसात आ गई है और बीमारी फिर फैलेगी, डेंगू फिर होगा, और बड़ी डेथ हमारे यहाँ पहले सालों में हुई है डेंगू में। नहीं, डेंगू में हो जाती, सही कह रहे हैं। वो ना, उसकी रोकथाम करनी है। मैं चाहता हूँ कि एक बैठक हो जिसमें आप भी रहें, आपके सभी डॉक्टर रहें, विधानसभा के जिले के डॉक्टर भी रहे, कुछ जो अधिकारी हैं, सभी प्रधान रहे, पंचायत सेक्रेटरी रहे। तो हमारे यहाँ बनखंडी महादेव मंदिर है बड़ा, भगवान शिव जी का, वहाँ पे बड़ा हॉल है, वहाँ पे नगर पालिका द्वारा बनाया हुआ। उसमें पूरी विधानसभा की हमने बैठक ली और एक ग्रुप बनाया हमने फीवर के नाम से, बुखार के नाम से।
पूरी विधानसभा का। और मैंने कहा कि कल से हम शुरू करेंगे, परसों से, एक दिन कल का हम दिन आपको दे रहे हैं, हर गांव हम जो है स्वास्थ्य मेला लगाएंगे। बल्कि हमारे 3 CSC है, एक सरसावा, एक नकुड़, एक चिलकाना। 3 मेले एक दिन में लगेंगे। डॉक्टर पर्याप्त है, दवाई पर्याप्त है। तो CMO ने मेरी बात को यस किया और हमने कहा प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी इनके बैठने की व्यवस्था करेंगे, इनके भोजन की व्यवस्था करेंगे। भाई डॉक्टर गाँव में आएंगे तो दोपहर का भोजन तो करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और किसी भी NGO से बात करके चश्मे मंगवाए जाएंगे नज़र के। तो हमने भी NGO से बात की और CMO ने भी NGO से बात की, काफ़ी चश्मे हमने उनको प्रोवाइड कराए। और वो गांव में जाते थे, कुछ जगह मैं और कुछ जगह भाई साहब डेली हम जाते थे। पार्टी के बाकी लोग लगाए हमने, भित्ता हम काटते थे उसका, और पूरा गांव वहाँ आता था चेकअप कराने, दवाई ले जाता था। और आपको याद हो सुशील भाई साहब, आप भी ग्रामीणांचल से आते हो, माँ बाप जो है बेटे को कहते हैं कि बेटा आँख से कम दिख रहा है, हाँ मम्मी करेंगे, दिखाएंगे, चलेंगे डॉक्टर के। लेकिन उन्हें दर्द नहीं होता, पीड़ नहीं होती, तो बार बार माँ भी नहीं कहती, बाप भी नहीं कहता, कहता नहीं ना जी। और वो धीरे धीरे वो काम हो नहीं पाता। हर घर की बात है, और समस्या बढ़ती जाती है। काला मोतिया होना शुरू हो जाता है। आंखों की जांच हुई और बहुत लोगों की ऑपरेशन लिखे गए और बहुत लोगों को चश्मे दिए गए और बुखार की स्टार्टिंग में रोकथाम के लिए दवाई सब दी गई और पूरे गांव की सफाई हो, जिसमें कैंप लगता था पूरे गांव में दवाई का छिड़काव हुआ, प्रधान द्वारा किया गया। जब ये अभियान हमारा 240 गांव है, पूरे महीने हमने अभियान चलाया। ये 2 महीने हमने चलाया और 2 महीने में चला के हर गांव में पहुंच गए हम। बुखार रुक गया, डेंगू रुक गया। और शाम को वो लोग जो डॉक्टर जाते थे गांव में, कितने उन्होंने पेशेंट देखे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते थे। अच्छा, जो फीवर नाम से बना था, आज भी डालते हैं। वो जब 46 CSO सेंटर है हमारे यहाँ विधानसभा में, 46 जगह डॉक्टर सुबह जाता है 8 बजे, 2 बजे आता है। 58 प्रकार की दवाई उपलब्ध है उसके पास। 3 CSO PSC सेंटर अलग है। निगरानी रखता हूँ उसकी पूरी। बड़ा बजट का बड़ा हिस्सा डॉक्टर पे खर्च होता है गरीब आदमी का, उसको हमने कम करने का काम किया है। बिल्कुल। अभी परसों मोदी जी का जन्मदिन है। इस बार मैंने टारगेट किया है बच्चों को, 75वां जन्मदिन है, हम 75 जगह 75 स्कूल कॉलेज में स्वास्थ्य मेला लगा रहे हैं। अब बच्चों की हेल्थ चेकअप करेंगे, आई से लेकर हर चीज, कीड़े की दवाई हो उनकी, विटामिन की कोई कमी तो नहीं है उनमें, कोई और बीमारी तो नहीं है। विटामिन डी की विशेष रूप से जांच करवाइएगा। विटामिन डी की भी करा देंगे, क्योंकि विटामिन डी ऐसी चीज है जो अभी जो कोविड आया था तो उसमें एक वो आया कि एक रिसर्च हुई, सिंगापुर में भी हुई, BHU ने भी करा, जिन जिन लोगों में विटामिन डी कम था उनकी मृत्यु ज़्यादा हुई, विटामिन डी जिनका सही था उनका कोविड कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो विटामिन डी एक अच्छा प्रॉब्लम क्या हो रही है, आजकल लोग घरों में रह रहे हैं तो सूरज के सामने कम जाते हैं, इसलिए विटामिन डी सबका कम हो गया है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पर विशेष ध्यान दिलवा दीजिएगा। तो मेरे यहाँ इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज हमने टोटल लिए हैं। जी। किसी कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, किसी में 2000 बच्चे हैं, किसी में 500 बच्चे हैं, किसी में 700 बच्चे हैं। और जो 75 से कम रहे, मतलब लगभग 40 से 48 स्कूल हमारे यहाँ इंटर और डिग्री कॉलेज है। फिर हमने प्राइमरी स्कूल लिया, जूनियर हाई स्कूल। तो 5 दिन में हम 75 कॉलेज, मोदी जी के 75वें जन्मदिन में 75 कॉलेजों में बच्चों का हेल्थ चेकअप करेंगे। हम जो काम करते हैं मिशन मोड पे लेकर करते हैं। पूरी टीम है इसके लिए। भाई साहब है IIT रुड़की से PhD है, गजेंद्र जी भाई है कि हमारे भाई हैं, वो भी बेंगलोर में जॉब करते हैं, बड़े कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में है वो। और मोहित जी है, मतलब पूरी टीम है। एजुकेटेड लोग हैं सब, कुछ टीचर हैं जो ये पूरी रूपरेखा बना के चलते हैं हर काम की, उसको फिर मिशन मोड पे लेके चलने का काम करते हैं। जो आप जब युवा थे, आप 21 साल से राजनीति में आ गए थे, और कोई युवा हो अगर जो राजनीति में आना चाह रहा हो, उसके लिए आपके पास क्या सलाह है? राजनीति में उसे आना चाहिए जिसके अंदर पेशेंस हो और जो बहुत हार्ड वर्कर हो। मेरी याद नहीं मैंने कभी जीवन में आराम किया। आज भी विधायक बनने के बाद भी मैं कभी रेस्ट के मूड में नहीं रहता हूँ। 18 घंटे काम करता हूँ जनता के लिए। राजनीति कोई व्यापार नहीं है, राजनीति तो सेवा का काम है।
जो लोग व्यापार के लिए इसमें आना चाहते हैं वो कतई नहीं आना चाहिए उनको। जिसको आशीर्वाद चाहिए गरीब का, मेरा ये मानना है कि गरीब की दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है। बिल्कुल सही बोला आपने, लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। तो इसलिए राजनीति में बिल्कुल नए बच्चों को आना चाहिए, अगली पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। और गॉड गिफ्ट है राजनीति मेरे हिसाब से। राजनीति में आता है जिसपे भगवान का आशीर्वाद होता है। दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब राजनीति है। कोई समय ना खाने का है, ना कोई समय आपका व्यक्तिगत है, ना परिवार के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय है। सब कुछ पब्लिक के लिए, जनता के लिए है। जो बाहर के बच्चे होते हैं उनको सिर्फ ग्लैमर दिखता है कि विधायक जी आते हैं, इनके साथ गाड़ियाँ आती हैं, लोग खड़े हो जाते हैं देख के, उनको सिर्फ ग्लैमर दिखता है, उनको मेहनत नहीं दिखती कि भाई कितना विधायक जी की जिंदगी कितनी ज़्यादा परेशानी में बीत रही है। उसी में कुछ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, आ जाते हैं। और बहुत से नेता भी ऐसे होते हैं कि उन बच्चों का दोहन करते हैं। जी जी, उनको अपने पीछे लगा लेते हैं, वो साथ साथ घूमते हैं पूरा दिन, कोई काम नहीं कर पाते। मैं उनमें से नहीं हूँ जी। मैंने कभी भी किसी बच्चे का जीवन खराब नहीं किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आपका काम है। आपको यदि अभी पढ़ाई का विषय तो पढ़ाई पूरी करो। अभी आपने कोई रोजगार किया तो पहले रोजगार देखो, वो उसमें समय जो निकले हमें दे दो। आपके रोजगार के में हम कहीं सहायक हो सकते हैं, हमें बताओ। बिल्कुल। आपकी पढ़ाई में हम सहायक हो सकते हैं, हमें बताओ। तो मैं अपने पीछे भीड़ लेके नहीं चलता हूँ। मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो अकेली गाड़ी जाता हूँ। रात हो जाती तो दो ले लेता हूँ। चुनाव में सिर्फ गाड़ियाँ चलती है। चुनाव से अलग मैं डेली जाता हूँ अपने क्षेत्र में। रोज, यदि मैं सहारनपुर में तो अपने क्षेत्र में रोज जाता हूँ मैं। और मैं कभी भीड़ अपने साथ नहीं रखता हूँ कि 10-20 आदमी मेरे साथ चल रहे हो। मेरा एक सहायक है, एक मेरा 1 या 2 सुरक्षाकर्मी वो साथ रहते हैं, एक मेरा ड्राइवर है, और वो मेरे परिवार की तरह है। ड्राइवर भी पिछले लंबे समय से मेरे साथ है, और सहायक भी हमारा बच्चा ही है जो हमारे साथ रह रहा है। एक अच्छे लीडर की पहचान इसी में पता चल जाती है कि जो लोग उनके लिए काम करते हैं वो उनकी नौकरी छोड़ के नहीं जाते। एक बड़े लीडर की यही सबसे बड़ी पहली पहचान यही है कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो सालों साल आपके साथ टिके हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं छोड़ के जाते। नौकरी नहीं, हमारी मतलब हमारी मित्रता जिनसे 96 में हुई थी, आज भी वो हमारे मित्र हैं। आज भी हमारे पारिवारिक संबंध उनसे है, और वो बहुत बड़ी संख्या में है। पूरे जिले में, विधानसभा में नहीं, पूरे जिले में, गांव-गांव। कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका? एक होता नहीं, चलो भाई सबसे जान पहचान तो भाई आप पब्लिक लाइफ में है, बहुत है। नहीं कोई बेस्ट फ्रेंड जहाँ पे ऐसा बेस्ट फ्रेंड जिसको वो पता है जो किसी को नहीं पता? नहीं, ऐसे बहुत है। ऐसे हो नहीं सकता सर। एक बेस्ट फ्रेंड जरूर होगा आपका, जो जिसको मतलब जो बचपन से दोस्त होगा, ऐसा जरूर होगा एक बेस्ट फ्रेंड। पढ़ने वाले बहुत दोस्त हैं। वो जीवन अलग होता है, कॉलेज का जीवन अलग होता है। जब मैं चुनाव लड़ने आया, मेरे याद आ गया, तो सरसावा हमारे यहाँ कस्बा पड़ता है, तो हम लोग यमुनानगर बराबर में हरियाणा का हिस्सा है। जी जी, हरियाणा में बॉर्डर है हमारा। अच्छा। तो वहाँ हम पढ़ते थे। तो जो हमारे साथ रोज ट्रेन में जाते थे, तो वो 20-25 लड़के, जब मैं चुनाव का टिकट मेरा हुआ तो मिलने आए। अच्छा। मैंने कहा तुम कहाँ घूम रहे? कहले हम सब सरसावे तरह। और भाई साहब उन्होंने इतना काम किया भाई, जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हो। और आज भी वो जो है, जब भी मन वो तो उस हिसाब से बात करते हैं। वो कोई ये थोड़ा कहते हैं विधायक जी का हाल है, पब्लिक में कहते हैं, सिर्फ पब्लिक में ध्यान रखते हैं वो। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगता, पब्लिक में कुछ कहे, दोस्त है तो कुछ भी कह सकता है, नाम ले सकता है। मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे आज भी लोग प्रमुख साहब कहते हैं। अच्छा, पुराना वाला इतना बढ़िया काम किया है। आज भी मुझे बहुत लोग कहते हैं प्रमुख साहब क्या हाल है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो जब वो बैठते हैं 15-20 की टोली में, जो पुरानी बातें याद करते हैं, तो आनंद अलग है। सर, आपके यहाँ पे विधायक जी एक मंदिर बनवा रहे हैं आप, ठीक है, जिसका नींव रखने के लिए आदरणीय मोहन भागवत जी आए थे। वो भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसके बारे में बताइए जरा एक बार। मेरे विधायक बनने के बाद एक दिन हमारे मित्र हैं, नकुल जी प्रधान है वो, जी जी, वो आए। उन्होंने कहा कि विधायक जी, एक संतों की यात्रा देहरादून से कुरुक्षेत्र जा रही है, और आपको उनका स्वागत करना है, रात को रात्रि विश्राम की व्यवस्था करनी है। मैंने कहा सब हो जाएगा भाई। कितने संत हैं? कहते 500। मैं कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठहरने की व्यवस्था भी होगी, भोजन भी होगा, सब कुछ होगा। यात्रा आई, वहाँ से मुख्यमंत्री जी ने उनको यह झंडी दिखाई, यात्रा वहाँ से चली।
जब मेरी विधानसभा आई तो हम 10 किलोमीटर उनके साथ चले। भगवान श्री कृष्ण जी की यात्रा थी, वो बहुत लगभग 4-5 हज़ार वर्ष पुरानी पे मूर्ति थी भगवान श्री कृष्ण जी की। अच्छा। तो डीसी जैन मेरे यहाँ एक कॉलेज है, उसमें मैंने उनके लिए बड़े बड़े हॉल, कमरे सब गद्दे वद्दे लगा के तैयार कराए, और दूध भोजन सब, और एक टेंट लगवाया भाई, जब इतने महात्मा आ रहे तो कुछ प्रवचन भी हो जाए। रात को प्रवचन नहीं 12 बजे तक, और सुबह ही सब महात्मा तैयार होके जल्दी कुरुक्षेत्र के लिए निकल गए। हमने यमुना के पुल तक उनको सहयोग किया। बात आई गई होगी। हमारे यहाँ एक मंत्री जी हैं, मित्र हैं हमारे, वो मुझे मिले लखनऊ एक दिन, कहने लगे यार तेरी दिल्ली में एक महात्मा मिले तो बड़ी तारीफ करते कि हमने ऐसा विधायक नहीं देखा जो इतना धार्मिक हो सकता है। मैंने कहा यार हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म में हैं, और हमारे माँ बाप के दिए संस्कार है कि हमें पूजा पाठ अच्छी लगती है और हम करते हैं, भगवान में हमारा विश्वास है, जो करने वाला भगवान है। तो बड़े महाराज जी का एक दिन मेरे पास, नागपुर उनका, अमरावती उनका आश्रम है, नागपुर महाराष्ट्र में वो रहते हैं, उनका आश्रम बहुत बड़ा। जी जी। उनका फ़ोन आया कि मैं आया हूँ दिल्ली, मिलने आना। मैं आ गया। वो कहने लगे हम चाहते हैं आपकी विधानसभा में एक मंदिर बने। मैंने कहा जी बिल्कुल, दिक्कत नहीं, मंदिर बनाएंगे। मैं कहा जी मैं तो महाराज जी मंदिर का मेरा तो बहुत शौक है। जब मैं विधायक बना तो एक गांव है इस्माइलपुर, वहाँ के दलित मेरे पास इकट्ठे होकर आए कि हमारे गांव मंदिर नहीं है जी, संत शिरोमणि रविदास जी का, और हमारा मंदिर बनवा दो। मैं कहा मैंने भी जो मेरे से हो सकता है, मैंने कहा ये पकड़ो, जो तुम लोग तारीख तय करो, मैं आऊँगा नींव रखने। कल वहाँ वो बनने नहीं देते, वहाँ ना थोड़ा सा मतलब जो वर्चस्व है वो मुस्लिम समाज का ज़्यादा है। अच्छा। दलित वहाँ थोड़े से हैं, तो जो भी बनाता होगा वो शिकायत कर देते होंगे उसकी, पुलिस फिर रोक देती होगी। मैंने कहा मैं आऊँगा, कोई देखेंगे, मंदिर बनेगा। मैं गया, उनकी तिथि पर रखी हुई, पर नींव रख के आ गया। जब मैं गया तो कोई शिकायत ही ना करे फिर उनकी। और मैंने उनमें से बुला लिए कुछ लोग, आओ भैया मंदिर बनना, अच्छा काम हो रहा है। वो मंदिर बन के तैयार भी हो गया। क्या बात। मैं गुरुजी मेरा तो खुद का ये है कि आप बताओ। कहने लगे आपको जो है नागपुर चलना है और पूजनीय मोहन भागवत जी से हम आपको मिलवाएंगे, आपको उनसे टाइम लेना, हम उनसे नहीं रुक पाएंगे मंदिर। मैंने कहा ये तो भी अच्छी बात है भाई, वो भी संत है। बिल्कुल बिल्कुल, पूजनीय मोहन भागवत जी संत है। तो मैं उनके साथ गया, तो मैंने दिया उनको लेटर पैड पे कि हम लोग ऐसे एक मंदिर बनाना चाहते हैं, उसमें आपसे नहीं रुक पाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे काम के लिए आए हो विधायक जी, लेकिन मेरे तो पूरे साल का कार्यक्रम फिक्स होता है, डे टू डे। ठीक है जी, लेकिन आप अच्छे काम के लिए आए हो तो मैं समय जोड़ दूंगा। और 1-1.5 महीने बाद फ़ोन आ गया था। हम लोग 12 अप्रैल को गए थे और मई में फ़ोन आ गया था कि अक्टूबर में दशहरे से अगले दिन पूजनीय मोहन भागवत जी का समय 1 दिन का रिजर्व था कि पूरे साल में 1 दिन है उन पे, उस दिन कर लोगे? वही कर लेंगे। तो वो आए, एक संत सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, जिसमें 10,000 से 15,000 के करीब संत इकट्ठे हुए। पूरे जिले के जितने भी पुजारी ब्राह्मण है वो सब उसमें आए, संघ परिवार उसमें आया, सारे महात्मा आसपास के सब उसमें आए। भव्य आयोजन हुआ, मंदिर की नींव रखे गए, अभी उस पर लेंटर पड़ चुका है और काम चल रहा है। अच्छा, एक भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बनने जा रहा है मेरी विधानसभा में। क्या बात। उस मंदिर में जो विशेषता है ये है कि वो भागवत गीता का ज्ञान भी साथ साथ बच्चों को देंगे, क्लास चलेगी उसमें। बहुत बढ़िया। जो कस्बे के बच्चे हैं, क्षेत्र के बच्चे हैं, वो वहाँ भागवत गीता का भी अध्ययन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ऐसे एक गांव मलकपुर पड़ता है मेरे यहाँ, वहाँ पे संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति जो है खुले में रखी हुई थी पिछले 20 साल से। मंदिर नहीं था। गांव के लोग मेरे पास आए, कह लेंगे हमारा मंदिर नहीं बनने देते कुछ लोग। मैंने कहा कौन कौन है ये लोग? मैंने कहा तुम कल आना, मैं वो भी बुला लिया भाई अपने घर पे। मैंने कहा भाई ये तो मेरी तरफ से है, तुम भी पैसे दो, चंदा दो इसमें, जो बनने नहीं दे रहे थे। उन्होंने भी दिए, और चलो गांव में इकट्ठे होकर बनवाओ। आज वो मंदिर बन के भी तैयार हो गया है। और लगातार क्षेत्र में मंदिर के रेनोवेशन पे, मंदिर के निर्माण पे कोई भी आके कह दे तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। और मैं प्रत्येक साल अपने बच्चों को, हमारा एक बेटा तो हमारे बड़े भाई साहब का, वो तो बाहर रहता है, 4 बच्चे ही रहते हैं। अच्छा। किसी न किसी धार्मिक यात्रा पर हर साल जाते हैं बच्चों को लेकर। क्या बात है।
और तो बच्चे भी वहां से जब छुट्टी पड़ती है यही पूछते हैं, पापा इस बार कहाँ चलना है। लोगों को जड़ों से बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है जब आप जड़ों से हट जाते हैं ना तो कन्फ्यूजन बहुत होता है। हम कभी किसी हिल स्टेशन पे घूमने नहीं गए बच्चों को लेके। बच्चों को मैं कार्यक्रम में जाता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि अपने बच्चों को आप शिक्षित बनाओ, आध्यात्मिक बनाओ, राष्ट्रवादी बनाओ, उनको संस्कार दो। यदि आपका बच्चा संस्कारी होगा, शिक्षित होगा, राष्ट्रवादी होगा, आध्यात्मिक होगा, तो वो जीवन के किसी इम्तिहान में फेल नहीं हो सकता। उससे सबसे बड़ा फायदा आपका खुद का है, क्योंकि आपकी सेवा जरूर करेगा वो। ना अपने माँ बाप का नाम कभी डुबो नहीं सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो माँ बाप ने इज्जत बनाई उसको बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं वो, यदि उसके अंदर ही गुण होंगे। अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, उन बच्चों को सिखाना चाहिए। ये मेरा हमेशा, इस पे मैं बड़े जो है मतलब पर डे की स्पीच में मेरा एक पार्ट ये रहता है। मैं गांव में जाता हूँ तो बच्चों से बात अलग करता हूँ। बड़ी संख्या में मेरे यहाँ जैसे बहनें हैं मेरी, मैं प्रत्येक साल एक कार्यक्रम करता हूँ रक्षाबंधन का अपनी विधानसभा में। पहले ब्लॉक में करता था, ये हाथ मेरे राखी में हाथ तक भर जाते हैं। 500-700 महिलाएं आती हैं, राखी बांधती हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। चलिए एक और अंतिम सवाल ये है कि बाबा जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपको कैसा लगता है, किस प्रकार से वो प्रदेश को कहाँ से कहाँ ले आए हैं? जिस प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था वो अभी इकोनॉमिकली भी शायद चौथे स्थान पे आ गया है या 5वें स्थान पे है पूरे देश में? दूसरे स्थान पे। अच्छा, दूसरे स्थान पे आ गया है। हाँ, तो एक बार जरा बाबा जी के बारे में बताइए। देखो, योगी जी जो है हमारे महाराज जी, उनके जितना ईमानदार, कर्मठ, वो मेहनती मुख्यमंत्री देश में किसी भी राज्य में नहीं है। हम तो उनके साथ काम कर रहे हैं। मेरी याद है कि हम लोग दिल्ली आते थे, जैसे आज हम आपके पास आए हैं, वो मान लो लेट हो गए हम जाने में, तो अभी तो हाईवे बन गया ये। पहले याद करो यूपी बॉर्डर था यहाँ एक। जी 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 था ना, एक चौकी थी वहाँ पुलिस की। हाँ। याद है आपके? हाँ। उस चौकी पे हमें रोक लेती थी पुलिस। अच्छा। दिन छिपते साल मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी होती थी। कहाँ जाना जी? मगर जी सहारनपुर जाना। मुरादनगर मोदी नगर वाला रास्ता था। कॉन्वॉय में भेजते थे कि भाई ग्रुप में जाओ ना, लूट लेंगे रास्ते में। जब 25 गाड़ी इकट्ठी हो जाती थी तब छोड़ते थे। फिर जाके मेरठ रोक लेते थे। भाई सारी गाड़ी पिछली हट जाती थी, मेरठ बैरियर होता था पुलिस का। मुजफ्फरनगर की जब गाड़ी इकट्ठी होती थी तब छोड़ते थे। फिर जाके सहारनपुर में जाके मुजफ्फरनगर रोक लेते थे। तो सहारनपुर जाना रात को एक कठिन काम था। बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर से छाट छाट के माफियाओं को उचित स्थान में भेजने का काम किया। बड़ा काम उन्होंने ये किया। जी। फिर डेवलपमेंट के मामले में, डेवलपमेंट होता है बजट से। जो यूपी का जो बजट था, जैसे आबकारी एक डिपार्टमेंट है, आबकारी डिपार्टमेंट में बजट में बड़ी चोरी थी। बड़े माफिया काम करते थे उसमें। एक हिस्सा माफिया पे जाता था, एक हिस्सा नेता पे जाता था, और एक हिस्सा सरकार के खजाने में जाता था। आज वो टोटल हिस्सा सरकार के खजाने में जाता है। मतलब सिर्फ आबकारी का बजट ही सैकड़ों गुना कर दिया उन्होंने। जब बजट आया तो डेवलपमेंट हुआ। मैं आपसे पुल की बात शेयर कर रहा था। यदि योगी जी पे बजट ना होता तो पुल थोड़े देते। बिल्कुल। हाँ। आज मेरी विधानसभा में हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं, वो काम थोड़े चल सकते थे। बिल्कुल। और कोई भी गंभीर रोगी विधायक चिट्ठी लिखे, उसको पैसा मिलता है इलाज के लिए, यदि वो आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित नहीं है, योगी देते हैं। और योगी जी इस बार पीलोड़ी के मिनिस्टर भी हैं हमारे। पहले क्या होता था, पीलोड़ी में जो जितना ताकतवर विधायक उतनी ज्यादा काम लेता था। इस बार योगी जी ने ऐसा सिस्टम अपनाया कि हमारे 17 मंडल यूपी के, हर मंडल में खुद पहुंच गए, विधायकों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ गए, विधानसभा वाइज लिस्ट बनवा ली, विधायक से पूछा बताओ तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, अपने सामने 3 घंटे बैठक लिए एक मंडल में। वीसी नहीं, स्वयं उपस्थित हुए। अच्छा। जिले पे आ गए, मंडल पे आ गए। उसने कहा जी ये सड़कें हैं, इसमें अलग अलग फंड होता है, धर्मार्थ का अलग है, चौड़ीकरण का अलग है, नवनिर्माण का अलग है, मरम्मत का अलग है, 2 लाइन का अलग है, 4 लाइन का अलग है, अंतर्राज्य जोड़ने का अलग है। तो हर फंड में अलग अलग सड़कें,
वहीं मौके पे पास करते चले गए। उन्होंने क्या किया, पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में काम हो ऐसा सिस्टम बना दिया। पहले क्या था भाई, पावरफुल मिनिस्टर है भाई, यूपी में बड़े बड़े मंत्री है, तो उनके यहाँ काम होते थे, जो बेचारा विधायक है उसके यहाँ नहीं होते थे। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आज पूरी प्रदेश के हर विधानसभा में काम चल रहा है। ये बड़ा परिवर्तन उन्होंने यूपी में करने का काम किया। माफिया वाले मैंने आपको बताने का काम किया। और आपके याद हो, गांव में मैं अभी प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा था, जब वो आए तो प्राइमरी स्कूल की छतें चूती थी जी, बिल्कुल। बैठने की टाट पट्टी थी। 70 साल के बाद भी उन्होंने आने के बाद 19 पैरामीटर तैयार किए कि ग्राम प्रधान ग्राम सभा के पैसे से पहले स्कूल का कायाकल्प करेगा, उनमें टाइलिंग करेगा, फर्नीचर देगा, स्मार्ट क्लास लगाएगा, पुताई करेगा, रंगाई करेगा। वो बड़े स्तर पर उसमें उन्होंने काम करने का काम किया। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र थे उनको प्ले स्कूल के रूप में विकसित किया उन्होंने। जो छोटे बच्चे हैं जो पहली क्लास में नहीं है उनको उसमें भेजने का काम किया, गरीब का बच्चा भी प्ले स्कूल में पढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, विजन उनका विकास है। और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर उन्होंने यूपी में लाके ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश आज, मैं दावे से कह सकता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे सेफ जगह यदि कोई रहने की है तो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। मैं अभी अपने गांव जब जाता था, हमारा गांव जौनपुर में है, तो हम लोग दिन में निकलते थे पहले, अब हम रात में निकलते हैं, क्योंकि रात में सबसे आसानी से, सबसे, आप समझ रहे हैं ना, अब गाड़ी तेजी से निकलती है, ट्रैफिक नहीं होता, तो अब हम रात में निकलते हैं। दिमाग में नहीं आता कि रात को निकलना गड़बड़ तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं आता। ये दिया योगी ने उत्तर प्रदेश को। और बड़ी चीज बताऊं उनकी आपको जी। मान लो मैं आज गया, उनके पास गया, मैंने कहा महाराज जी मेरी ये बात थी और इस विषय में यह था, आ गया, कल को जाके मैं बदल नहीं सकता उसको। अच्छा, ये मेमोरी बहुत तेज है उनकी। कहने तब तो ये कह रहा था। मैंने सुना है लोगों को पीट भी देते हैं बीच बीच में। नहीं संत आदमी है। एक हमारे मित्र हैं, मैं नाम शेयर नहीं करता आपसे, उन्होंने कहा कि मुझे योगी जी से मिलना है। अच्छा। मैंने कहा मिलवा देंगे, मुझे जो भी कहता है मैं मिलवा देता हूँ। हाँ। आप भी कहेंगे आपको मिलवा दूंगा। नहीं, मैं जरूर कहूंगा आपसे। क्योंकि योगी जी ने मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा जिसके तरह मैंने मिलवा दूंगा। तो वो जिस इंडस्ट्री में वो काम करता है उसके अंदर में 2200 कर्मचारी है। अच्छा। और वो अपने आप को बहुत तुरंत खाना समझता है कि मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता। तो जब वो मिलने गया उससे पहले क्या था कि मैं ये करता हूँ, मैं बड़े बड़े कोई छुट्टी हो जाती है मेरे सामने। ठीक है भाई। तो वो गए, उनका कुछ समस्या थी जी बिजली विभाग की, तो उन्होंने वो समस्या बताई, महाराज जी ने कहा ठीक है। तो महाराज जी तब देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। मैंने अपनी बात जो करनी थी वो करी और हम लोग बाहर आ गए। तो बाहर आके बोला यार मैं तो सिटी बुट्टी गुम हो गई। पहली बार ऐसा हुआ यार, मैं बोल ही नहीं पाया। मैं उनको तो देखता ही रह गया, मैं भूल ही गया मुझे क्या बात करनी थी। वो हो रहा है योगी जी का। नहीं, बिल्कुल सही बात। योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश को बहुत बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचता है, करूं ना करूं, क्योंकि उसे पता है पकड़ा गया तो इलाज होगा। चलिए इसी बात पे ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे ये लगा है वो ये है कि ऑन द ग्राउंड विधायक कैसे काम करते हैं, उस पर जो चर्चा करी है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। क्योंकि पॉडकास्ट बहुत होते रहते हैं, ये चर्चा कहीं नहीं होती। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, बट ये जो बारीकियां आपने बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई साहब। जी। आपने अपनी बात कहने का अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया, और आपका बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।